क्लास 9 के सभी बच्चों का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी गुरुकुल में। अब हम क्लास 9 के चैप्टर 2 की बात करें उससे पहले कुछ पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो क्लास 9 का सिलेबस चेंज हो चुका है और इस नए सिलेबस में हमारा क्लास 8 का सिलेबस बेस बनेगा। यानी जो चीज़ें हमने क्लास 8 में पढ़ी हैं उनसे कनेक्टिविटी बिठाते हुए हम क्लास 9 के कंटेंट को धीरे धीरे समझेंगे। क्लास 10 यानी बोर्ड के एग्जाम के लिए क्लास 9 की तैयारी आपकी बेस बनेगी, जहां पर ये डिसाइड करेगी कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे। तो क्लास 9 को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। आपका हार्डवर्क आपके क्लास 10 के रिजल्ट को डिसाइड करेगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का, जो कि है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर का जो बेस है वो हमारे क्लास 8 की चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करता है, जो चैप्टर 2 क्लास 8 में था। तो चूंकि हमें ये पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं बेस के साथ, लेकिन इस चैप्टर में हम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चूंकि हमने बेस ऑलरेडी क्लास 8 में तैयार कर लिया है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है आज की डेट में, इनकी स्टार्टिंग कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो वो स्थान जहां पर इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो था पानी, यानी वाटर। सो हम ये साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं कि ये जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी वो वाटर में हुई थी। और ये जो वाटर है एज कंपेयर टू लैंड, इट एक्टेड एज द मेन फ्रेम, मेन सबस्ट्रेटम जहां पर लाइफ शुरू हुई। अब चूंकि अर्थ हमारा जो स्टार्टिंग में था, तो लाइफ जो वाटर में स्टार्ट हुई है, तो वाटर सोर्स क्या था, क्या वो समंदर था या छोटी सी एरिया थी। तो आंसर आ रहा है कि कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई थी स्मॉल वाटर पूल्स में रादर देन इन ओशंस। यानी कि छोटा सा वाटर पूल एक्ट एज करता है कि वहां पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो उसमें बदलाव आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें लाइफ स्टार्ट हुई है इनिशिएटिंग फॉर्म में। अब हॉट स्प्रिंग्स एक एग्जाम्पल है ऐसे कंडीशंस का। और इंडिया की बात करें तो पूगा वैली इन लद्दाख, ये हॉट स्प्रिंग है इंडिया में, जहां बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रिवेल करता है। अब इस हाई टेम्परेचर में लाइफ का होना ये इंडिकेट करता है हमारी स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ। यानी जब हमारी अर्थ स्टार्टिंग में थी तो वो ऐसी नहीं थी जो आज है। वो उसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बहुत हाई था। और उस वक्त जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, यानी तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो वो लाइफ हार्श कंडीशन में, हार्ड कंडीशन में, हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर लेती थी। उसके पास ये कैपेसिटी थी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हीट लिविंग लविंग बैक्टीरिया थे, इनको कहा गया थर्मोफाइल्स। यानी थर्मो मीन्स टेम्परेचर, फाइल्स मीन्स लविंग, यानी जो ऐसे बैक्टीरिया जिनको हाई टेम्परेचर का भी असर नहीं पड़ता है। ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। और क्योंकि ये पहले सबसे अर्थ पर आए, तो क्लास 8 में आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रिमिटिव टाइप का सेल है, जिसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम। देन सेकेंड, हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज in understanding the world beyond the naked eyes. तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम कैसे माने, ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में। एंड देन हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई। तो ये सब कुछ चीजें हमारी सॉल्व होंगी थोड़ी देर में। लेकिन अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे, कि जो बैक्टीरिया अर्थ के ऊपर हमारे सबसे पहले आया, तो वो हार्श कंडीशन में सरवाइव करने की कैपेसिटी रखता था। अब
साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी, साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, पेलियो साइंस डील करता है, यानी वो साइंस जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे बात करता है, लाइक फॉसिल्स। तो ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में है, और यहाँ पर उन्होंने ये हॉट स्प्रिंग को स्टडी किया और एक कंक्लूजन निकाला कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन है वो इन एरियाज में रैपिडली हो रहा है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, यानी उस हॉट स्प्रिंग के अंदर ऐसा क्या फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन तेजी से हो रहा है। अब ये जो डिपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही प्रोटेक्ट करता है अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन, और जिसकी वजह से हमारा फॉर्मेशन हुआ सेल के अंदर फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर हैं ये सारे के सारे ही सेल से बने हैं, और इस विस्तृत जानकारी को आगे लेने से पहले आइए ब्रीफली जान लेते हैं हमारे इस चैप्टर में हमारे ब्रीफ पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर हमारा माइंडसेट या क्वेश्चन जो फ्रेम रहेगा वो ये होगा कि सेल को हम स्टडी कैसे करेंगे, और इस सेल को स्टडी करने के लिए जो लिमिटिंग लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन, देयर आफ्टर सेल वॉल जो कुछ केसेस में देखने को मिलेगी, एंड देन कम्स सेल इंटीरियर, सेल के अंदर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने वाले मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, और इस सेल इंटीरियर का जो प्रेजेंस है वो एक फ्लूइड में है जिसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं, और एक कंट्रोलिंग यूनिट है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ये सेल के अंदर। तो यहाँ जहां पर न्यूक्लियस है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसे सेल की जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी यूकैरियोटिक सेल। ये भी क्लास 8 का कंटेंट है हमारा, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर इन ऑर्गेनेलीज की जरूरत पड़ती है। तो न्यूक्लियस मेन है जो कोडेड इंस्ट्रक्शंस बियर करता है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसको आगे लेने से पहले एक जनरल नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि ये एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेन कंट्रोलिंग यूनिट न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है सेल के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी apparatus पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर है सेल के अंदर। लाइसोसोम्स का काम है क्लीन अप सिस्टम, यानी जो क्लीन अप करेगा सेल के अंदर अनवांटेड मटेरियल या डेब्रीज को रिमूव करेगा। पावर इंजन, पावर हाउस सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। देन कुछ केसेस में अलग से स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे प्लास्टिड की अगर बात करें तो ये प्लांट सेल की बात कर रहा है, वहां पर ये प्रेजेंट है। तो इट इज द सेंटर वेयर फूड सिंथेसिस टेक्स प्लेस, एंड देयर आर सर्टेन स्टोरेज ऑर्गेनेली सपोर्ट सिस्टम विच इज मेम्ब्रेन बाउंड कॉल्ड एज वैक्यूल्स। तो ये ब्रीफली कुछ सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल आपका एडवांस सेल है जो इस अर्थ पर बैक्टीरिया के बाद आया है। तो यहाँ पर कुछ लाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं, ब्रीफली समराइज करते हैं। पहला है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं वो सेल से बने हैं, जिसकी वजह से हम सेल को बेसिक यूनिट भी कहते हैं, बेसिक लेवल भी कहते हैं, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल से बने जिनको मल्टी सेलुलर कहा गया, और जो सिंगल सेल से बने हैं यानी वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनी होती है। तो उनमें बैक्टीरिया है जो स्टार्टिंग में आया, और ईस्ट जो बाद में आया, यूकैरियोटिक सेल है ईस्ट, जबकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो कहने का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर है किसी
लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसका स्ट्रक्चर भी वेरी करता है, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या फिर वो यूकैरियोटिक सेल होगा। बाकी क्लास 8 में पढ़ा ही है कि जब सिमिलर सेल्स हमारे काम करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज टिश्यूज। तो अब उनको लेने से पहले कुछ चीजें ब्रीफली हमारी ये डायग्राम्स हेल्प करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ से, सेकेंड वन। वो कह रहा है कि हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड बियॉन्ड नेकेड आइज। यानी कि सिंगल सेल हम कहते हुए हैं, क्या हम सिंगल सेल अपने नेकेड आई से देख सकते हैं? तो क्लास 8 में हमने पढ़ा नहीं, बिना माइक्रोस्कोप के हम देख नहीं सकते हैं उसको। लेकिन ये जो दुनिया है जो बियॉन्ड हमारे नेकेड आईज के एग्जिस्ट कर रही है, इसको हमारे सामने विजिबल कराने वाले जो इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने पिक्चर है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। जो फिगर आप देख रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप की खासियत यही है कि ये वो यंत्र है जिसकी वजह से स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर्स हमारे सामने विजिबल हो जाते हैं। तो थ्रू दिस पॉइंट आईपीस हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। यहाँ पर आपको जो मिरर दिख रहा है, ये मिरर लाइट को फोकस करता है और लाइट को फोकस करता है, यानी कि सनलाइट जो डिफ्यूज लाइट है डायरेक्टली नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होगी एंड दिस इज अगेन अनदर लेंस। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो लेंसेज का काम हो रहा है और ये दोनों लेंसेज इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिखा है 50x एंड 6x, दीज आर द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंसेज। कितने टाइम्स ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। दिस ब्लैक कलर प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं और स्लाइड को हम यहाँ से जब व्यू करते हैं तो उसकी इमेज इस माइक्रोस्कोप के अंदर बनती है। तो पहली इमेज जो बनती है वो ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा क्रिएट होती है, फिर ऑब्जेक्ट लेंस से जो इमेज क्रिएट होती है वो ऑब्जेक्ट का अगेन काम करके सेकेंड टाइम आई लेंस से उससे एक और इनलार्ज इमेज मिलती है। ये स्क्रू इमेज एडजस्टमेंट स्क्रू जो ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट को सही पोजीशन पे रखता है कि वो हमें क्लियरली दिखे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे रुका था वो ये था कि a group of similar cells performing similar functions, यानी group of cells which are similar cells which are performing similar functions, they forms tissues. Different tissues organ बनाते हैं, different organs together makes the organ system, like your respiratory system, digestive system, nervous system, जो हमने क्लास 8 में उनके बारे में ब्रीफली पढ़ा है। अब हमें यहां समझना है कि वो जो सिंगल सेल जिसको हमने कहा, उस सिंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मा है और सेल ऑर्गेनेलीज है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। तो ये जो सिंगल सेल ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर सारी एक्टिविटी इसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कैरी आउट करेंगे। वही लाइन यहाँ पर कहा गया है। एंड व्हाट डज इट सेज? It says this tiny cell perform so many different activities. And how do cells in our body communicate with each other? यानी कि सिंगल सेल में तो ये ऑर्गेनेलीज काम कर रहे हैं, लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जहां उसकी बॉडी कई सेल्स से
बनी है, मिलियंस ऑफ सेल्स आ गए, तो ये ऑर्गेनेलीज उसके अंदर भी हैं, तो हाउ वन सेल कम्युनिकेट विद द अदर, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे स्टेब्लिश होता है? What are the different components of a cell? How do they communicate? Do cells live forever or they do die? अब इसी चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में एक्सप्लोर करेंगे. So we will enter now the real world, fascinating world of the cells. अब क्वेश्चन आता है कि हम सेल्स को कैसे स्टडी करेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि ऑब्वियसली अभी हमने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमारे पास ये डिवाइस है, माइक्रोस्कोप. लेकिन आपकी बुक में राइट साइड में आप देखो एक कंपैरेटिव स्टडी दिया है साइज के हिसाब से. सो एक स्केल पर यू नो 1 सेंटीमीटर लेंथ कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 0.1 मीटर, 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर. दीज आर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो हमें विजिबल है. 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस रूलर, ये आपको दिख रहा है. तो ये सेंटीमीटर वाला साइड है स्केल का वो पीस. तो यहां से इस दूरी को आप कहोगे कि दिस इज 1 सेंटीमीटर, एंड दिस 1 सेंटीमीटर comprises of 10 smaller divisions, and each division is called as 1 millimeter. So how many divisions that we already know? It is 10 divisions, and the midway is half. तो ये 0.5 सेंटीमीटर है मिड लाइन पर. तो यानी कि 1 सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर के बराबर है. और यहाँ पर जो 1 मिलीमीटर है वो इस सिंगल लाइन को डिनोट कर रहा है. तो यानी 0 से पहला डिविजन जो जाएगा दैट इज 1 मिलीमीटर, देन 2, 3, सो ऑन, एंड हियर कम्स 5 मिलीमीटर, एंड हियर कम्स योर 5, एंड हियर कम्स योर 10. तो ये जो 10 मिलीमीटर लेंथ है. अब आपकी बुक में जो लाइन दी है उसको देख लेते हैं एक बार, तो आपको समझ आएगा. पहला, what do we call the ability of a human eye to see two very close objects as separate and distinct points? यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और हम इन दो पॉइंट्स को एज अ डिफरेंट पॉइंट मानते हैं. लेकिन अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत क्लोजली प्लेस्ड करो, बहुत क्लोजली, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, एक लगेगा कि नहीं है. लेकिन अगर हम उसको एक पॉइंट क्लियरली देखें, यानी दो पॉइंट्स को एज अ डिस्टिंक्ट टू पॉइंट क्लियर कटली देखने की टेंडेंसी ह्यूमन आई की, उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाती है. और ह्यूमन आई की ये जो मेजरमेंट है वो है 0.1 मिलीमीटर. तो 0.1 मिलीमीटर कितना होता है? ऊपर वाले स्केल पे ही हम वापस चलते हैं. सो यू कैन सी हियर, ये जो बोला था कि ये जो 10 डिविजन्स हैं, these 10 divisions are your 10 millimeter, and one division is 1 millimeter. Now you have to imagine कि ये जो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है 0 से लेकर, यहाँ पे देखते हैं 1, आई यूज डिफरेंट कलर, ये जो इतना पॉइंट है यानी कि यहाँ से यहाँ बहुत छोटा सा पॉइंट ये वाला, तो यानी कि वो जो पॉइंट है 0 से 1, ये 1 मिलीमीटर की बात कर रही हूँ मैं. यहाँ पर ये छोटा सा गैप है, ये वाला, ये गैप है 1 मिलीमीटर का. तो ये जो 1 मिलीमीटर का जो गैप है इसको आप इमेजिन करोगे 10 डिविजन्स के बराबर. ठीक है, उसका हर एक डिवीजन कहलाएगा 0.1 मिलीमीटर. तो ऐसे करके आपको 0.9 डिविजन्स ऐड करोगे, देन यू विल गेट 1.0 मिलीमीटर. यानी कि जो विजिबिलिटी है हमारी आईज की, जहां वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में ही क्लियर कटली डिमार्केट कर पाता है, वो हमारी आईज का रेजोल्यूशन पावर कहलाता है, जो कि 0.1 मिलीमीटर के बराबर है.
हमारी आईज का ये माना गया है। और वो जो डिस्टेंस है जिसको हमें व्यू करना है, यानी वो क्लियर कटली, वो डिस्टेंस रहेगा 25 सेंटीमीटर। दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। यानी इस पॉइंट से हम इसको डिस्टिंक्टली देख पाते हैं। आगे या पीछे हमारी विजिबिलिटी डाउन होती है। तो यहाँ पे ये बोला भी गया है, एक 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 लाइन इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? Imagine two tiny dots drawn on a piece of a paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. When viewed from about 25 centimeter, which is the near point of the human eye, 2 points separated by about zero point 0.1 millimeter can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. यानी कि इसके बियॉन्ड अगर उससे कम किया डिस्टेंस तो वो हमें सिंगल पॉइंट ही नजर आएगा। वो हमारी आईज का रेजोल्यूशन पावर है देखने की, क्लियर कट डिमार्केशन की। मैं एक आई साइट जिसकी वीक हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको विजिबिलिटी नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप डील करते वक्त हमने ये बात बताई थी कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है लगे हुए हैं। और ये बोल रहा है कि ग्रेड 8 में आपने क्यूरियोसिटी के चैप्टर 10 में इसके बारे में पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो माइक्रोस्कोप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस है जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट का बढ़ाता है। और ये चीज हमने पीछे बताई थी। तो do we need to again recollect? So we can see here, यहाँ देख पाते हैं। तो ये मैंने बताया था, ये जो लेंस ऊपर से देखते हैं ये आईपीस कहलाता है, ये एक लेंस है। और ये तीन जो नजर आ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और इनके अलग अलग पावर होते हैं, लाइक 5x हो सकता है, 10x हो सकता है, 15, 20, 40। और ये लैब्स में आप क्लियर कट देख पाओगे, स्कूल के लैब में। अब हम बात करते हैं हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड। दैट वाज डन बाय रॉबर्ट हुक in 1665. Again, the content we have already done in class 8. And magnification power जो था वो माइक्रोस्कोप का रॉबर्ट हुक के खुद का बनाया हुआ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, जिसकी कैपेसिटी 200 से 300 एक्स मैग्निफिकेशन था। इतने टाइम्स वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता था। नाउ उन्होंने जब एग्जामिन किया था, दैट वाज अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड देयर ही ऑब्जर्व्ड small box like compartments, chambers which were called as cells. And to have a better vision of the object, you can change from the low power magnification to a high power magnification. Low power 10x है, 40x is the high power. तो आप high power पे भी shift कर सकते हो। Now आगे बढ़ते। So this is a well-labeled diagram of microscope, single structure of light microscope. एंड लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोर्स सनलाइट रहता है विजिबिलिटी के लिए। दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबव। आई पीस एंड देन ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, मिरर विच रिफ्लेक्ट द लाइट, एंड देन फाइन एडजस्टमेंट वाला है मेजर। उस फिगर में मेजर वाला दिख रहा है, फाइन वाला बेस वो नजर नहीं आ रहा था ना। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.1। This activity says take a transparent ruler with millimeter markings. Place the ruler on the stage of microscope. Focus on it using the adjustment